किशोर नाम का एक गरीब किसान सूरजपुर गांव में अपनी पत्नी शोभा और 2 बच्चों के साथ रहता था। किशोर गांव के जमींदार चौधरी चरण सिंह की जमीन पर फसल उगाने का काम करता है, जिसके उसे पैसे मिलते थे। सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है, शाम को आते हुए ले आना। शोभा, बारिशों के कारण फसल भी सही से उग नहीं रही, खराब हो रही है। जमींदार साहब इसीलिए पैसे नहीं दे रहे हैं, पर फिर भी मैं शाम तक कोई इंतजाम करता हूँ। जमींदार जी से मांगता हूँ कि थोड़े पैसे अगर पहले ही दे दें तो। किशोर खेत पर पहुंचता है। फसल काफी अच्छी उग रही थी, जिसे देख किशोर बेहद खुश हो रहा होता है कि तभी जमींदार चौधरी चरण सिंह वहां आ जाता है। क्या बात है किशोर, फसल तो बड़ी अच्छी उग रही है, बस अब इसे बाजार में बेचने का समय नजदीक ही है। जी मालिक, बस कुछ दिन और फिर यह फसल बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। पर मालिक, अभी कुछ दिन है फसल तैयार होने में और बाजार में बिकने में भी समय लगेगा। अब मेरे पिछले पैसे सब घर खर्चे में लग गए, अब मुझे घर के राशन के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। जरा सी तारीफ कर लो तुम लोगों की तो तुम लोग तो सर पर ही चढ़ जाते हो। एक पैसा नहीं मिलेगा जब तक फसल अच्छे दामों में बिक न जाए। जमींदार फसल बेचने से पहले 1 रुपया भी किशोर को देने के लिए मना कर देता है। किशोर घर आ जाता है। अगले कुछ दिनों तक किशोर को घर में खर्चे की बड़ी परेशानी होती है। किशोर तो बस इसी उम्मीद पर था कि जमींदार की फसल बिकेगी तो उसे उसके काम के पैसे दे देगा, पर मॉनसून की शुरुआत में ही मूसलाधार बारिश का कहर पूरे सूरजपुर गांव पर आ गया। लगातार 1 हफ्ते तक बारिश नहीं रुकी, जिस कारण जमींदार की सारी फसल खराब हो गई। पर जमींदार तो पैसे वाला था, इस बार नहीं तो अगली बार नई फसल उगा लेगा। पर उसने फसल खराब होने का सारा गुस्सा गरीब किसान किशोर पर निकाल दिया। कौन से पैसे हैं? कोई पैसे तुझे नहीं दूंगा। देख नहीं रहा, सारी फसल खराब हो गई है, मेरा भी तो पैसा लगा था। अब जब फसल नहीं तो काहे के पैसे? चल जा यहां से, तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। बताओ जरा, एक तो यहां नुकसान हो गया, ऊपर से अपने पैसे मांग रहा है। चल भाग यहां से। पर मालिक, मैंने काम तो किया था ना, मेरी तो पूरी मेहनत लगी है, मैंने फसल की देखभाल अच्छे से की थी। इसमें मेरी क्या गलती है जब बारिश का कहर फसल पर आ गया? अरे बारिश वक्त से पहले आ गई, मैं तो फसल काटने ही वाला था। मेरे साथ साथ और भी लोगों की फसल खराब हुई है। ऐसा ना करो मालिक, मेरा तो घर इसी काम से चलता है। ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अभी अपने नौकरों से कहकर हवेली से बाहर फेंकवाता हूं। जमींदार के आदमी किशोर को धक्के देकर हवेली से बाहर फेंक देते हैं। किशोर बहुत रोता है। उस रात वो घर भी नहीं जाता, वहीं जमींदार के खेत के पास बैठा हुआ मूसलाधार बारिश में रोता रहता है। तभी शोभा उसे ढूंढती हुई आ जाती है। सुनो जी, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? बारिश बहुत तेज है, बीमार पड़ जाओगे। घर चलो, बच्चे भी घर पर अकेले हैं, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शोभा के कहने पर किशोर घर चला जाता है, पर उसका मन नहीं लग रहा था। आधी रात के समय वो घर से उठकर वापस खेत पर आ जाता है और खराब हुई फसल देखता रहता है। अचानक उसे 2 आदमी एक बोरी को उठाकर ले जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। आदमी हवेली के पीछे वाले रास्ते से आ रहे थे। किशोर उन्हें रोकता है। कौन हो तुम, और हवेली में ये क्या लेकर जा रहे हो? क्या तुम चोर हो? रुको जरा। अरे छोड़ 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 हमें, मैं कहता हूं छोड़, वरना तुझे जान से मार देंगे। इस बोरी में क्या है? तुम हवेली में से चोरी करके जा रहे थे, दिखाओ तो जरा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। किशोर उन चोरों के साथ छीना झपटी कर ही रहा था कि तभी हवेली में से चौधरी चरण सिंह की बहू चीखती हुई बाहर आती है। कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कमरे में नहीं है। सब लोग शोर सुनकर हवेली से बाहर आ जाते हैं। तभी घायल अवस्था में किशोर वहां खड़ा था। एक चोर भाग गया था, पर एक वहीं गिरा हुआ था। किशोर बोरी का मुंह खोलता है। बोरी में कोई और नहीं बल्कि जमींदार चरण सिंह का पोता बंटी था। बंटी, मेरा बच्चा, हे भगवान, मेरे बच्चे को ये लोग लेकर जा रहे थे। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा बंटी बिस्तर पर नहीं है। मालिक, बड़ी मुश्किल से इसे रोक पाया हूँ। इसका एक और साथी भी है जो भाग गया। ये पीछे के रास्ते से इस बोरी में बंटी को ले जा रहे थे। वो तो मैं यहाँ पर था तो इन्हें पकड़ लिया। तुम मेरे पोते का अपहरण करके ले जा रहे थे? बताओ तुम कौन हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हमने सुना था कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। हम इस गांव में चोरी करने के लिए आए थे, तो सबसे ज्यादा अमीर तुम ही हो, इसलिए हमने तुम्हारे पोते को उठा लिया, अब ताकि हम तुमसे इसके अपहरण के बदले पैसे ले सके। पर इस आदमी ने हमें पकड़ लिया, मेरा साथी भाग गया है। चौधरी चरण सिंह के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है
कि वो जिस गरीब किशोर के पैसे मार रहा था आज उसी ने उसके घर के चिराग को बचा लिया। चौधरी के बहू बेटा और पत्नी भी किशोर को धन्यवाद कहते हैं। चौधरी चरण सिंह किशोर से माफी मांगता है और उसकी मेहनत के पैसे उसे देता है। किशोर को अपनी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं और वो खुशी खुशी घर लौटता है। अगली फसल तैयार करने के लिए जमींदार किशोर को एडवांस में ही पैसे दे देता है। उसने एक गरीब किसान की मजबूरी को समझा और उस दिन से अपने व्यवहार को बदला। एक बार की बात है, किशनपुर गांव में महेश नाम का व्यक्ति अपनी बीवी रमा, 6 साल की बेटी पिंकी और 8 महीने के बेटे बिट्टू के साथ रहता है। जिंदगी एक पल में कितनी बदल जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महेश। वो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही रमा को पता लगा, वो भागी भागी अस्पताल पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके पति की। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान पर पूरा भरोसा रखिए। महेश बच तो गया, लेकिन इस हादसे में उसने अपना पैर भी खोया और अपनी नौकरी भी। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो उसके इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीनों से वो बेरोजगार है। इन 3 महीनों में उसने नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। इस मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि सड़कें पूरी तरह पानी से भर जाती। आज भी वो परेशान अपने घर लौट रहा था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। सब लोग मुझसे ऐसे नजरें चुराते हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। अरे अपाहिज को जीने का हक नहीं है क्या? वो और उसका परिवार क्या भूखा मर जाए? महेश बार बार की असफलता से परेशान हो चुका था। उसका मकान मालिक 3 महीने का किराया वसूलने हर दूसरे दिन उसके घर आ जाता था। साथ ही घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो ये सब सोचते सोचते जा ही रहा था कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। मुझे उस चाय की टपरी के नीचे छिप जाना चाहिए। कहीं बारिश में तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो चाय की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चाय की टपरी वाला चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकौड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। उसे पता था कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे बहुत ही बड़ा 10 रुपए का पुराना नोट ही मिला। 10 रुपए ही है जेब में। क्या करूं मैं? हम मियाँ बीवी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन बेचारी पिंकी कब तक भूखी रहेगी? अगर मैं उसके लिए पकौड़े ले जाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। पहले उसने बहुत सोचा, फिर उसने उन पैसों से पकौड़े खरीद लिए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। फिर वो पकौड़े लेकर घर पहुंचा, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े थे और उसका 8 महीने का बेटा बिट्टू अपनी माँ की गोद में लगातार रोए जा रहा था। पिंकी सहमी हुई अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी और उनका मकान मालिक उनका बचा खुचा सामान सड़क पर फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब उसको देखा तो वो भागते हुए महेश के पास आई और रोते हुए कहने लगी, बाबा देखो ना, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और वो हमारा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। और जो मेरी छोटी सी गुड़िया थी ना, जो आप लाए थे, अंकल ने उसे भी नाले में फेंक दिया। महेश ने अपनी बच्ची को चुप करवाया और जाकर मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? इस तरह हमें बेघर मत करिए। चुप कर, पहले 3 महीने का किराया हाथ में रख, फिर बात कर। मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। चुप कर, पिछले 3 महीने से तुम्हारी ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तभी मकान मालिक की नजर महेश के हाथ में कागज में लिपटे पकौड़ों पर गई। उसे देखकर उसका पारा चढ़ गया। अरे रे, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और पकोड़ा पार्टी करने के लिए पैसे हैं। चलो निकलो यहाँ से, मक्कार कहीं के। ये कहकर उसने उन पकौड़ों को उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया। फिर वो अपने घर में ताला लगाकर निकल गया। महेश और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो तो निर्दयी बना रहा। अब हम कहाँ जाएंगे जी? पता नहीं रमा, लेकिन कहीं तो जाना होगा ना।
छोटा मोटा सामान अपने सिर पर उठा वो सड़क पर निकल गए और तभी एक बार फिर से जोरों की बारिश शुरू हो गई। वो बारिश से बचकर कहीं छिपना चाहते थे, लेकिन कहीं दूर दूर तक कोई जगह नहीं। रमा अपने छोटे से बेटे को अपने सीने से लगाए चली जा रही थी। तभी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। हे भगवान, हम गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना। बारिश तो हो ही रही थी, अब ओले भी पड़ने लगे। लेकिन तभी महेश की नजर सड़क पर पड़ी सीमेंट की पाइप पर गई। उसने सबको पाइप में छिपने के लिए कहा, लेकिन पाइप तक पहुंचने से पहले दुर्भाग्य से ओले का एक बड़ा सा टुकड़ा पिंकी के सिर पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा और वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। रमा ने झट से अपनी गोद से बिट्टू को उतारकर महेश के हाथ में दिया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पिंकी के सिर पर बांध दिया। माँ, सिर में बहुत दुख रहा है। रो मत मेरी बच्ची, ठीक हो जाएगा। वो सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनके सीमेंट वाली पाइप से कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से दो कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना अलग ही मजा है ना काजल। सच में अखिल, बारिश में भीगना और उसके बाद गर्मा गर्म पकौड़े खाना जन्नत सा मजा देता है। काश ये बारिश पूरी रात होती रहे तो मजा आ जाए। एक और महेश का परिवार बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था और दूसरी ओर कोई पूरी रात बारिश चाह रहा था। कितनी असमानता है ना भगवान की बनाई इस दुनिया में। महेश और उसकी बीवी यही सोच रहे थे, साथ ही बारिश के रुकने का इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन बारिश नहीं रुकी और वो और भी तेज होती गई। सड़कों पर पानी भरने लगा और लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा होने लगी। उन लोगों की सीमेंट वाली पाइप में भी पानी आ गया। पानी उनके सीने तक पहुंच चुका था। रमा, हमें बच्चों को लेकर कहीं ऊंचे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तभी महेश ने पिंकी को अपने कंधों पर बिठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे की ओर जाने लगा। तभी पानी का एक तेज बहाव आया और महेश का नियंत्रण बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। पिंकी भी गिर पड़ी और वो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और पानी में डूबने लगी। पापा, पापा बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ पापा, पापा। एक तो 2 दिन से भूखा परिवार, ऊपर से बारिश का कहर। महेश चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा सका और पिंकी पल में ही उनकी आंखों से ओझल हो गई। पिंकी, पिंकी कहाँ हो तुम? पिंकी, आए मेरी बच्ची। लेकिन पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज महेश खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था और एक असहाय पिता की तरह ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, भगवान, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती क्या हम गरीबों पर? पूरे पत्थर हो गए हो क्या? पहले तो मुझे अपाहिज कर दिया और फिर दाने दाने को मोहताज कर दिया, फिर सिर से छत भी छीन ली और अब मेरी बच्ची को भी ले गया। कान खोल कर सुन ले, तू मेरे लिए भगवान नहीं, पत्थर है, पत्थर। वे उस बाढ़ से किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर जवाब दे चुके थे। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो भी इस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे। हालांकि तब भी उन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया। दोनों एक दूसरे को पुकार तो रहे थे, लेकिन पानी के बहाव में वे पुकार अनसुनी हो रही थी। रमा, रमा, बिट्टू। लेकिन शायद मौत अभी उनके हाथ की रेखाओं में नहीं दिखी थी। तभी तो वो पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और बहे जा रहे थे। तभी बाढ़ राहत कार्य वालों की नजर उन पर पड़ी और वे उन्हें अपनी नाव में बचाकर राहत शिविर ले आए। इस बारिश में हम तीनों तो बच गए रमा, लेकिन इसने हमसे हमारी पिंकी को छीन लिया, हमसे छीन लिया रमा। वे दोनों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे कि तभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके हाथों में बिस्किट और ब्रेड का पैकेट था, वो पैकेट उसको राहत शिविर वालों ने दिया था, उनके पास आई और पीछे से आकर बोलने लगी, बाबा, बाबा, क्यों रो रहे हैं आप लोगों को भी भूख लगी है ना? ये लीजिए ब्रेड खाइए, अंकल ने मुझे दी थी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। वो आवाज पिंकी की थी। पिंकी को देखकर महेश और रमा फूट फूट कर रोने लगे। पिंकी को भी राहत कार्य वाले बचाकर शिविर में ले आए थे।
अपनी बच्ची को जिंदा देखकर वो लोग ऊपर वाले को देखकर उसका शुक्रिया अदा करने लगे। पूरे 1 महीना वो लोग राहत शिविर में रहे। उसके बाद सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए, जिससे वो नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आज महेश एक चाय पकौड़े की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है। बारिश ने परीक्षा तो ली उसकी, लेकिन उसी बारिश ने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी दे दिया।